अच्छा, एक टर्म होता है व्हाट वी आर यूजिंग इन आवर जुडिशियल फ्रेटर्निटी और जुडिशियल सिस्टम कॉल्ड एज ऑर्डर गिवन बाय द कोर्ट। अच्छा, एक टर्म होता है जजमेंट गिवन बाय द कोर्ट, ठीक है। देन देयर इज वन मोर टर्म कॉल्ड एज डेक्री और डिक्री, डिक्री इशूड बाय द कोर्ट और डेक्री proclaimed by the court. And then we are having, of course, one more term called as what? Adjudication. Adjudication given by the court. Achha, there are some more terms what I'm going to use in the coming time. You must of course be very familiar with these terms. एक term है, expression है, उसे बोलते हैं conviction. Conviction. Then we have one more term called as sentence. And of course the last important term is called as punishment. ये कोर्ट के काम है। सो कोर्ट एबल टू इशू ऑल दीस टाइप ऑफ ऑर्डर्स, या फिर कह सकते हो जजमेंट, या जो भी आप कहना चाहो, बट इनके सबके अपने अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए, किसी को पता है कि व्हाट डू यू मीन बाय जजमेंट? जजमेंट ऑफ द कोर्ट। नाउ द कोर्ट कुड बी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और एंड हाउ द जजमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डर्स। कभी कभी हम ये बोलते हैं कि कोर्ट का जजमेंट आया, बोलते हैं ना, कभी कभी बोलते हैं कोर्ट का ऑर्डर आया। जैसे कल हम लोग बोला था कोर्ट का ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया विद रिगार्ड टू आर्टिकल 370, 5 जजेस बेंच ऑर्डर आया। Sometime we are using a term basically what the adjudication had been done by the court of law. It could be Supreme Court or High Court. And sometime we are using a very cognizable term, and that is which one? Of course, what? Decree. तो चलो पहले इस पर बात करते हैं। कोई बताना चाहेगा कि क्या डिफरेंस होता है इन सब में? जी। चलो एक और टर्म आपको सामने आया, वो है इंटरप्रिटेशन। तो अभी इंटरप्रिटेशन क्या होता है? इंटरप्रिटेशन को हम लोग हिंदी में एक बहुत अच्छा वर्ड यूज करते हैं, निर्वचन। निर्वचन का मतलब होता है व्याख्या करना। नहीं, जजमेंट इंटरप्रिटेशन नहीं है। और कोई व्यू? लॉ बैकग्राउंड किसका था? कहां गया था ना कोई? तो हाँ हाँ, बताओ जल्दी से। जजमेंट फाइनल डिसीजन है, पक्का? दैट्स आवर जजमेंट। एंड देन ऑर्डर्स, ये उल्टा तो नहीं बोल रहे हो? जजमेंट इज ऑल्सो ऑलवेज अ सब्जेक्ट ऑफ अपील। इसका मतलब यह होता है कि when the judgment had been given by the court of law, it could be any court, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स, ठीक है। सुनो, तो जजमेंट का मतलब फाइनल ऑर्डर नहीं होता है। जजमेंट ऑलवेज रिमेन द सब्जेक्ट ऑफ अपील। जैसे मान लीजिए एक कोर्ट ने किसी केस में, एक केस, अच्छा मेरे ख्याल से आपको यह पता होगा कि सिविल केस क्या होता है, क्रिमिनल केस क्या होते हैं? पता है क्या होते हैं सिविल केस? बेलेबल होते हैं, और क्रिमिनल केस बेलेबल नहीं होते हैं। अच्छा देखो, इसको हालांकि एक्सेप्शन जरूर है इसके, पर सिंपल भाषा में बता दूं आपको, फिर हम आगे बढ़ेंगे, मुख्य पे आएंगे, पर ये टर्म जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। देखो, देयर आर टू टाइप ऑफ केसेस इन अवर जुडिशियल प्रोसीडिंग, वन इज सिविल, अदर वन विच वन क्रिमिनल। सिविल केस को हम लोग बोलते हैं दीवानी मामले, और क्रिमिनल केस को बोलते हैं फौजदारी मामले, क्योंकि मुगल टाइम में जो सिविल मैटर्स है उनको दीवान देखते थे, और ऑफकोर्स क्रिमिनल मैटर्स को फौजदार देखते थे। तो तब से ये ट्रेडिशन आ गया, दीवानी मामले और फौजदारी मामले, और सिविल केस और क्रिमिनल केस। अच्छा, अब सिविल केस का मतलब होता है कि व्हेन द मैटर इज रिफर्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, इट कुड बी एनी कोर्ट, लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट। सुनिए, एंड कोर्ट इज गिविंग द रेमेडी, रेमेडी मतलब अपना डिसीजन, हम सिंपल भाषा में बोले, ईदर इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन और डिस्पोजल ऑफ क्लेम और रिकवरी और डैमेज, then those matters automatically become what? Civil matters, although exceptions are there. अगर कोर्ट अपना डिसीजन देता है इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन टू एनी पार्टी, पार्टी का मतलब है द पर्सन विच फाइल द अपील बिफोर द कोर्ट। हमेशा जब कोर्ट में केस फाइल होता है तो दो पार्टीज होती है, मतलब दो पर्सन होता है, एक अपीलेंट होता है, एक रिस्पोंडेंट होता है, ठीक है। एक परपिट्रेटर होता है, मतलब ऑफेंडर होता है, एक विक्टिम होता है। दो लोग केस लड़ेंगे ना, हाँ कि ना? ठीक है, तो मुकदमा दो लोग लड़ेंगे, ठीक है। प्रोसिक्यूशन में दो लोग शामिल होंगे, वन इज अपीलेंट, अदर वन रिस्पोंडेंट, वन इज विक्टिम, अदर वन ऑफेंडर, परपिट्रेटर। तो मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि व्हेन आई टेक द रिगार्ड ऑफ बेसिकली व्हाट सुप्रीम कोर्ट, और किस पर बात कर रहे थे हम लोग? सिविल केस पर। तो अगर कोर्ट के सामने कोई केस आ रहा है और केस में कोर्ट अपना डिसीजन दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन टू एनी पार्टी और डिस्पोजल ऑफ क्लेम टू एनी पार्टी और बोथ द पार्टी,
or the court is providing any type of recovery or damage, then those matter would automatically become which matter? Civil matter. आप लोग ये बचपन से सुन रहे होंगे कि भाई जो प्रॉपर्टी वाले मैटर होते हैं वो सिविल मैटर होते हैं, होता है ना? क्यों बोलते हैं सिविल मैटर उनको? ठीक है, उसका सिंपल मतलब है कि जैसे मान लीजिए मेरे और मेरे भाई के बीच में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, ठीक है, हमारा एक 10 एकड़ का एक लैंड है जिस पर दोनों लोग क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दो में लड़ाई हुई, या तो सेटलमेंट घर के अंदर हो जाए, लिखा पढ़ी कर ले हम लोग, मतलब ऑफिशियली रजिस्ट्री करवा दें प्रॉपर्टी की, जिसे बोलते हैं खसरा बोला जाता है हिंदी में, ठीक है, नप्ती करवा लें, खसरा करवा लें, जो कॉमन वर्ड यूज होता है मध्य प्रदेश में। खैर, पर मान लीजिए अगर वी आर फाइंडिंग अ डिस्प्यूट, तो हम लोग क्या करेंगे? कोर्ट में केस जाकर फाइल करेंगे। अच्छा, उस केस में मैंने भी क्लेम किया उस प्रॉपर्टी के, मेरे ब्रदर ने भी क्लेम किया। सो नाउ द कोर्ट इज गोइंग टू डिस्पोज बेसिकली द क्लेम विद रिगार्ड टू द कंसर्न्ड पार्टी, कि किसका क्लेम सही है। I mean, one part of the property is given to me, of course, and the other part would be given to my brother. So here the court has disposed the whole matter, of course, in the form of claim. Claim को clear किया। क्योंकि कोर्ट ने क्लेम को डिस्पोज किया या क्लियर किया, तो केस ऑटोमेटिकली क्या हो गया? सिविल मैटर हो गया। ठीक है, अब एक्सेप्शन इसके जरूर है, पर एक्सेप्शन पर हम लोग ये बात करेंगे, पर अभी सिंपली समझ जाओ। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, मैंने कल भी दिया था कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, इंश्योरेंस कंपनी मुझे कंपनसेशन नहीं देती है, तो मैं कोर्ट के साथ चला गया। अब कोर्ट ये बताएगा कि मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए कि कंपनसेशन नहीं मिलना चाहिए। तो जब कोर्ट कंपनसेशन के फॉर्म में रेमेडी दे रहा है, रेमेडी मतलब डिसीजन दे रहा है, देन दोस मैटर ऑटोमेटिकली बिकम विच मैटर? सिविल मैटर। अगर मान लो मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं या अधिकारी हूं, इफ आई एम ऑक्यूपाइंग अ गवर्नमेंटल ऑफिस एंड ऑफ कोर्स आई एम डूइंग अ गवर्नमेंटल सर्विस, बट इन द कोर्स ऑफ टाइम व्हाइल डूइंग अ गवर्नमेंटल सर्विस, इफ सडन एक्सीडेंट ऑफ माइन हैड टेकन प्लेस, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है गवर्नमेंटल सर्विस के दौरान, so I can demand for some recovery and damage from government of state or government of India, under which of course I am working as a public servant or civil servant. So I can demand from some recovery and damage basically from what? Respective government. So I can file a case before the court of law, and the court is going to what? Dispose my damage and recovery type of considerations. So those matters are called as what? Which matters? Civil matters. जब कोर्ट डिसीजन दे या तो क्लेम के डिस्पोजल के लिए, या तो कंपनसेशन देने के लिए या नहीं देने के लिए, या रिकवरी के लिए या डैमेज के लिए, नॉर्मली तो वो मैटर ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? सिविल मैटर हो जाते हैं। लेकिन व्हेन आई टेक द रिगार्ड ऑफ क्रिमिनल मैटर, हालांकि एक्सेप्शन जरूर है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, क्योंकि कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती है लॉ में, बट एक्सेप्शन डज नॉट मेक प्रिंसिपल्स। अभी इनिशियली आई वांट टू क्लैरिफाई दैट, बी वेरी श्योर दैट व्हाट आर सिविल मैटर एंड व्हाट आर क्रिमिनल मैटर, आपको समझना जरूरी है। क्रिमिनल मैटर का मतलब होता है कि व्हेन द कोर्ट इज कन्विक्टिंग एनी पर्सन, कन्विक्शन का मतलब होता है हेल्डिंग अ पर्सन गिल्टी, आप दोषी हो, आपने अपराध किया है, तो कन्विक्शन मींस हेल्डिंग अ पर्सन गिल्टी। क्रिमिनल मैटर में सबसे पहले कोर्ट एक ऑर्डर इशू करता है जिसे कन्विक्शन बोलते हैं, मतलब आदमी को, पार्टी को दोषी साबित करता है कि आप क्या हो? ऑफेंडर हो, गिल्टी हो। जब गिल्ट साबित हो गया, देन द कोर्ट इज इशूइंग अ सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है सजा। इट कुड बी ऑफ 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, लाइफ इंप्रिजनमेंट। आई होप यू हर्ड अबाउट डेथ सेंटेंस, सुना है ना आप लोगों ने? सेंटेंस में सजा हो गई, ठीक है। एंड व्हेन द सेंटेंस बिकम ऑपरेशनलाइज्ड, जैसे मुझे आज एक सेंटेंस मिला किसी ऑफेंस में, 5 साल की सजा मिली है, एंड व्हेन माय सेंटेंस बिकम ऑपरेशनलाइज्ड, मतलब मेरी जेल चालू हो चुकी है, देन द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस वुड बी कॉल्ड एज व्हाट? पनिशमेंट। मेरे ख्याल से समझे आप लोग? The operative part of the sentence is called as what? Punishment. Clear? तो मेरे ख्याल से ये टर्म मैं आगे यूज करूंगा, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि what is conviction, what is sentence and what is which one? Punishment. ठीक? Conviction means, let me tell you one more time, holding any person guilty of different type of offenses or perpetration. Perpetration मतलब अपराध, ठीक? अच्छा, then we have what? Sentence. Sentence literally means what? Awarding a type of imprisonment, saza to any particular person, and when the saza or the sentence become operationalized, operative, that operative part of the sentence is called as punishment. ठीक है, एक बात। अच्छा, इसके अलावा एक टर्म यूज होता है जजमेंट। जजमेंट का मतलब होता है कि अभी कोर्ट ने उस केस को फाइनली डिस्पोज नहीं किया है। When the judgment had been given by the court, be very sure, ठीक है, then the complete disposal of the case has not taken place. I mean, the judgment always remain the subject to appeal. Before the same court, before the same judge, before the other court also. लेकिन when the court has given an order, actually order जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। One is called as interlocutory order and the other one is called as final order. Interlocutory का मतलब होता है interim order, जिसे हम लोग स्टे बोलते हैं ना, या तात्कालिक जो रिलीफ देता है कोर्ट, उसे बोलते हैं इंटरिम ऑर्डर। जैसे मान लीजिए कि मेरा घर है और मेरे घर के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन आया, नगर निगम आई और उसने बोला कि भाई बुलडोजर चलाएंगे आपके घर पर। क्यों? क्योंकि आपका घर इलीगल है।
अच्छा, मैं बोल रहा हूं कि नहीं मेरा घर लीगल है, मैंने लीज ली हुई है, जो भी कुछ है XYZ। अच्छा, अब बुलडोजर चलने वाला है मेरे घर के ऊपर, तो मैं चला गया कोर्ट पर, मैंने कोर्ट पर डिमांड करी कि मेरे घर के ऊपर इलीगली बुलडोजर चलने वाला है एडमिनिस्ट्रेशन का। तो कोर्ट ने क्या कर दिया, एक इंटरिम ऑर्डर दे दिया, स्टे ऑर्डर, कि अंटिल वी आर डिस्पोजिंग द केस ऑफ कोर्स नो सच टाइप ऑफ एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट द कंसर्न हाउस और पर्सन। समझे आप लोग? और फाइनल ऑर्डर का मतलब होता है व्हेन द कोर्ट एबल टू डिस्पोज एवरी एस्पेक्ट ऑफ द केस, मतलब वो केस उस कोर्ट से खत्म हो गया, उस केस को क्या कर दिया, डिस्पोज कर दिया। दैट्स कॉल्ड एज फाइनल ऑर्डर। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। तो अगर मैं कभी ये टर्म यूज करूंगा जजमेंट, ये क्लियर होना चाहिए आपको, जजमेंट ऑलवेज रिमेन द सब्जेक्ट ऑफ अपील। अभी केस खत्म नहीं हुआ। फाइनल ऑर्डर मींस आपको द कंप्लीट डिस्पोजल ऑफ द केस हैड टेकन प्लेस फ्रॉम द सेम कोर्ट। अब आप चाहो, अगर लोअर कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर दे दिया है तो आप हाई कोर्ट में अपील कर दो, हाई कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर दे दिया तो आप कहां चले जाओ, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। ये बात समझ में आती है। पर वन मोर ऑर्डर हैड बीन इशूड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ कॉल्ड एज व्हाट, डेक्री या डिक्री। अच्छा, डिक्री नॉर्मली सिविल केस में इशू होती है, अभी फिलहाल ये समझो एक्सेप्शन तो है, बट इन डिक्री द कोर्ट एबल टू क्लैरिफाई द लीगल राइट्स ऑफ द पार्टी। मतलब इस ऑर्डर में कोर्ट ये क्लैरिफाई करता है कि एक पार्टी का किसी मैटर पर लीगल राइट क्या है या लीगल क्लेम कितना सही है। मेरी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हुआ, मैं कोर्ट के पास पहुंच गया, कोर्ट ने यह बता दिया कि भाई आपका इस प्रॉपर्टी के पार्ट पर लीगल राइट है, दूसरे ब्रदर का, आपके ब्रदर का इस प्रॉपर्टी पर लीगल राइट है। तो व्हेन द कोर्ट एबल टू क्लैरिफाई द लीगल राइट जिसके लिए आप क्लेम कर रहे हो, देन दैट अवॉर्ड और ऑर्डर इज कॉल्ड एज व्हाट, डेक्री। ठीक है। इंटरप्रिटेशन एक ऐसा टर्म होता है विच कैन बी यूज्ड एनीवेयर, पर इंटरप्रिटेशन का मतलब यह होता है कि मान लो व्हेन देयर आर सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच आर नॉट क्लैरिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और व्हिच आर हिडन कॉन्स्टिट्यूशन और व्हिच आर पैराडॉक्सियल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जहां पर कोई गतिरोध हो, गड़बड़ हो, हिडन हो, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन क्लियर नहीं हो, या ये क्लियर नहीं हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन तो क्लियर है पर उसका इंपैक्ट क्लियर नहीं है, जिसे हम लोग इंप्लीकेशन बोलते हैं, then the court of law, I mean Supreme Court and High Court, able to interpret any provision of the Constitution or law to clarify the legal position of the Constitution. जैसे मैं यहीं पर एग्जांपल आपको देना चाहता हूं कि आर्टिकल 74 क्लॉज 1 में सुनना जरा, यह बोला गया है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर आर गोइंग टू गिव देयर एड टू एडवाइस टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द एडवाइस वुड रिमेन बाइंडिंग। यही पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। लेकिन ये जो एडवाइस लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग हुई, ये होती है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, मैंने आपको बताया था। सो बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, पार्लियामेंट हैज मेड द प्रोविजन, एक्चुअली अमेंडेड आर्टिकल 74 एंड मेड द प्रोविजन दैट द एडवाइस गिवन बाय गवर्नमेंट शैल बी बाइंडिंग ओवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 से लागू हुआ, लेकिन ये जो एडवाइस बाइंडिंग हुई 1976 में हुई। तो 1950 से लेकर 1976 के बीच में सुनना जरा, ये क्लियर नहीं था कि ऑलवेज एडवाइस गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड रिमेन बाइंडिंग ओवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और नॉट। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? वो तो 76 में जाकर बाइंडिंग होती है, व्हेन लॉ हैड बीन पास बाय द पार्लियामेंट 42nd। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट इन राम जवाया कपूर केस याद है आप लोगों को, अभी पढ़ा हम लोगों ने, एबल टू क्लैरिफाई द लीगल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट। और कोर्ट ने बोला कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या British constitutionalism, and that's why the advice tendered by government would remain binding over President of India, because the formation of government had taken place based on two principles. One is popular sovereignty, other one representative democracy. और हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किए हुए हैं, जिसमें ज्यादा पावर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलनी चाहिए, और इलेक्ट होके कौन आया है? गवर्नमेंट आई। तो कोर्ट ने यह बहुत पहले क्लियर कर दिया था कि द एडवाइस गिवन बाय द गवर्नमेंट शैल रिमेन बाइंडिंग ओवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन राम जवाया कपूर केस 1955-56। समझ रहे हो? तो यहां पर कोर्ट ने आर्टिकल 74 का इंटरप्रिटेशन किया वेयर इन 1955-56 एंड एबल टू क्लैरिफाई द लीगल पोजीशन ऑफ एडवाइस गिवन बाय गवर्नमेंट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ रहे हैं? क्योंकि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन क्लियर नहीं था, इसे हम लोग बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। हालांकि इंटरप्रिटेशन के बाद जजमेंट ऑर्डर सब आते हैं, ये बात सही है, लेकिन इन दिस वे द कोर्ट इज इंटरप्रीटिंग द मैटर। आई होप यू गॉट माय पॉइंट, ठीक है। अच्छा, एडजुडिकेशन एक ऐसा टर्म है जो कि मीडिया का टर्म है। एडजुडिकेशन का मतलब होता है कि एनी टाइप ऑफ डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट, इट कुड बी एनी डिसीजन ईदर इन द फॉर्म ऑफ जजमेंट और इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर और इन द फॉर्म ऑफ डेक्री और इन द फॉर्म ऑफ इंटरप्रिटेशन, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज व्हाट? एडजुडिकेशंस।
कुछ लोग, वन स्कूल ऑफ थॉट ये बोलता है कि जब कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आ जाए किसी केस को लेकर, तब उसको हम लोग एडजुडिकेशंस बोलेंगे या बोलना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कि अगर जजमेंट भी आ रहा है, कोई भी ऑर्डर आ रहा है कोर्ट का, इट कुड बी फाइनल और इंटरलॉक्यूटरी, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? एडजुडिकेशंस। सो कलेक्टिवली एनी टाइप ऑफ डिसीजन टेकन बाय द कोर्ट, समझ रहे मेरी बात को, इज कॉल्ड एज व्हाट? एडजुडिकेशंस। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। मेरे ख्याल से ये टर्म सारे क्लियर हैं। अच्छा, ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कभी कभी मैं जजमेंट यूज करूंगा, हर एक शब्द का लॉ में अपना मतलब होता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि हर एक डिसिप्लिन की अपनी खुद की लैंग्वेज होती है, ज्योग्राफी की अलग, पॉलिटी की अलग, लॉ की अलग, ठीक है। और अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो आपको बड़ा कॉशियस होना पड़ेगा कि आप जजमेंट को लेकर आंसर लिख रहे हैं कि ऑर्डर को लेकर लिख रहे हैं, क्योंकि हियर वी आर डीलिंग विद ऑफ कोर्स द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड द क्लैरिफिकेशन डन बाय द एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट। वर्डिक्ट एक मीडिया टर्म है, मतलब वर्डिक्ट एक लीगल टर्म नहीं है। जैसे एक मीडिया टर्म होता है वर्डिक्ट, एक टर्म होता है रूलिंग, सुना है आप लोगों ने, कोर्ट की रूलिंग आई। अब वो रूलिंग इतना मीडिया टर्म है कि मतलब जजमेंट को भी रूलिंग बोल दिया, वर्डिक्ट को भी रूलिंग बोल दिया, ऑर्डर को भी रूलिंग बोल दिया। लेकिन जो टेक्निकल टर्म्स है वो क्या है? ये क्लियर हुआ जी? डिक्री का मतलब ये होता है कि अ टाइप ऑफ अवार्ड, एक टर्म यूज होता है अवार्ड, AWARD, उसमें द कोर्ट एबल टू क्लैरिफाई द लीगल क्लेम, द लीगल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल विच हैव फाइल्ड द पिटीशन बिफोर द कोर्ट। जब कोर्ट एक ऑर्डर पास करे सिंपल भाषा में, उसमें दोनों पार्टी के लीगल क्लेम को क्लियर कर दे कि आपका लीगल क्लेम यहां तक है, इतना सही है, इतना गलत है, दूसरी पार्टी का लीगल क्लेम यहां तक है। अब जैसे मान लीजिए ये प्रमाइस मैंने लेकर रखी हुई है या केसजी ने लेकर रखी हुई है, और 20 साल तक ये प्रमाइस केसजी के पास रही, और केसजी पहुंच गए कोर्ट में जाके, और कोर्ट में जाकर ये बोला कि अब ये प्रमाइस हमारी हो गई, जबकि वारंटेड है, ठीक है। तो यहां पर पहले कुछ लॉस थे, उसको लेकर ऑफ कोर्स इफ आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इफ एनी पर्टिकुलर पर्सन इज रिसाइडिंग और डूइंग एनी कमर्शियल एक्टिविटी इन द प्रॉपर्टी, देन द सेम पर्सन टू हैव द लीगल क्लेम विद रिगार्ड टू द सेम प्रॉपर्टी। हालांकि अब वो कोर्ट ने हटा दिया, तो कोर्ट ये बताएगा कि भाई चलो आप 20 साल या 25 साल से रेंट पे थे, लेकिन फिर भी आपका लीगल क्लेम इस प्रॉपर्टी पर है कि नहीं। तो कोर्ट एबल टू क्लैरिफाई द लीगल राइट्स, ठीक है, ऑफ टू पार्टी। अगर हमारे यहां पार्टी करें तो केसजी एंड द लैंड ओनर जो भी